हेलो एवरीवन। आज 14 नवंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी करंट अफेयर्स डेवलपमेंट होते हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज़ ये होता है कि एक तो यूपीएससी पैटर्न में जो भी एमसीक्यूज आते हैं उनको आप सॉल्व करो, तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, साथ ही आप करंट अफेयर नॉलेज भी इन्हेंस हो रहा है। इसके अलावा स्टैटिक या उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा एस्पेक्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं। आज 10 एमसीक्यूज़, यहाँ पे 9 एमसीक्यूज़ हैं। 9 एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल से आप जाके क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोत्सवाना। चीता ट्रांसलोकेशन यहाँ पे चर्चा में था। आपको पता है कि भारत क्या करता है, चीता भारत में लगभग 1952 के आसपास की बात है, भारत से चीता विलुप्त हो गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीता है पूरी दुनिया से विलुप्त हो गया है ना। तो चीता अफ्रीका में थे, तो भारत ने क्या किया, री इंट्रोड्यूस किया उसको। ठीक है ना। और अफ्रीका से अगर हम बात करें 7 से 8 चीताएँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले नौरदेही जो मध्य प्रदेश में रिजर्व है वहाँ पे आए थे। और अभी फिर से अगर हम नामीबिया से पहले आए थे, अभी क्या है, पहले नामीबिया से पहला जो रिलोकेशन हुआ नामीबिया से हुआ। अभी जो दूसरा रिलोकेशन हो रहा है बोत्सवाना से हो रहा है। ठीक है, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ है। तो यह बोत्सवाना न्यूज़ में था, बोत्सवाना न्यूज़ में था। और साथ ही अभी भारत के जो राष्ट्रपति उनकी यात्रा भी चल रही है, इस वजह से अभी अफ्रीका से 8 चीता ट्रांसफ़र करने के लिए भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। स्टेटमेंट देखते हैं कि बोत्सवाना के बारे में देखें तो बोत्सवाना इज ए लैंड लॉक्ड नेशन, एक भू आबद्ध राष्ट्र है बोत्सवाना, और 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। दूसरा स्टेटमेंट है मोर देन 70% ऑफ बोत्सवाना इज कवर्ड बाई कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल द्वारा 70% से अधिक क्षेत्र ढका हुआ है बोत्सवाना के। तीसरा है ओकावांगो डेल्टा ऑफ बोत्सवाना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा विद आउटलेट टू द सी। बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा ऐसा डेल्टा है जिसका समुद्र से संपर्क होता है। ठीक है, अब इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर आप देखें तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे जो इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बारे में, बोत्सवाना के बारे में, तो बोत्सवाना एक तरह का लैंड लॉक कंट्री है। अब 4 देशों से बाउंड्री लगती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बोत्सवाना की, गिव मी सेकंड, यहाँ पे अगर बोत्सवाना है, ठीक है ना, इस तरह से मैपिंग अच्छे से याद होती है। आप देखोगे तो वो भी बात अच्छी है। जैसे नॉर्थ वेस्ट में बोत्सवाना के आपको कौन सा देश मिलेगा, नामीबिया मिलेगा। नामीबिया की कैपिटल कौन सी है, नामीब है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण पूर्व में अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन सा देश मिलेगा, साउथ अफ्रीका मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर पूर्व में आपको जिम्बाब्वे मिलेगा, कौन सा कंट्री मिलेगा, जिम्बाब्वे मिलेगा। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उत्तर में जाम्बिया मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अफ्रीका के जो मैप है, अगर हम अफ्रीका के मैप में जो लास्ट में अगर हम ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है, तो इस लोकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी। अब बोत्सवाना की जो राजधानी कौन सी, गैबरोन है। कौन सी है, गैबरोन है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, जोग्राफिकल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। कुछ रिवर है, जैसे लिम्पोपो रिवर के बारे में आपने सुना होगा। लिम्पोपो रिवर आई थिंक जो कैप्रिकॉन रेखा है उसको 2 बार काटती है। ठीक है ना, कैप्रिकॉन को। जैसे अगर आप बात करें अफ्रीका में, ठीक है ना, तो यहाँ से इक्वेटर जाती है, ट्रॉपिक कैप्रिकॉन जाती है, तो इसको 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहाँ पे रखते हैं। बहुत सारा जल यहाँ पे, पानी यहाँ पे कैरी करती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बोत्सवाना में कालाहारी डिजर्ट पाया जाता है, और लगभग जो कालाहारी डिजर्ट है ना, अफ्रीका का जो 70% कालाहारी डिजर्ट आपको बोत्सवाना रीजन में देखा जाता है, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस है, हीरे है, तांबा, ये सबका खदानें भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन के बारे में स्टेटमेंट है यहाँ पे, आइए देखते हैं। नई रिपोर्ट में भी आया कि जो मेटफॉर्मिन है वो एक्सरसाइज का जो बेनिफिट्स होते हैं उनको कम कर देती है। इस तरह का जो मेटफॉर्मिन के बारे में न्यूज़ थी। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि मेटफॉर्मिन इज एन एंटी डायबिटिक ड्रग बिलोंगिंग टू द बाइगोनाइड क्लास। मेटफॉर्मिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो बिगोनाइड वर्ग से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है इट रिड्यूस ग्लूकोज प्रोडक्शन इन लीवर इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। यह यकृत से ग्लूकोज उत्पादन को कम करता है लीवर से, और इंसुलिन को उत्पादन को बढ़ाता है। अब इंसुलिन जो होता है वो जो हमारी जो बॉडी है उसमें जो शर्करा है, अगर हम बात करें या तो शुगर की बात करें या तो इंसुलिन की बात करें, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है,
ठीक। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो द रिस्क ऑफ मेटाफॉर्मिन इंड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस हायर इन किडनी इम्पेयर्ड पेशेंट्स, गुर्दे की क्षति वाले रोगियों में मेटाफॉर्मिन प्रेरित लैक्टिक एसिडोसिस का जोखिम कम करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा है अगर हम बात करें तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब अगर हम बात करें तो ये इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता, ये बात यहाँ पे याद रखनी है। ये जो बोल रहा है ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, इवन अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे कम करता है और जो ग्लूकोज की जो निर्माण होता है ना उसको घटा देता है। अब इसके बारे में आसान भाषा में समझो तो क्या होता है, मेटाफॉर्मिन क्या होता है, एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है। ये शरीर में जो हमारे ग्लूकोज होता है, शर्करा होता है, उसको कंट्रोल करता है। आपको पता है कि डायबिटीज जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, शर्करा होता है, इसकी मात्रा बढ़ने की समस्या से होती है। ठीक है, तो भोजन में हम कुछ भी खाते हैं, जैसे ग्लूकोज खाया तो ग्लूकोज की जो मात्रा है, कुछ भी खाया है उसमें ग्लूकोज की मात्रा में जो शर्करा होता है उसको कम कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन और पूरी तरह से कंट्रोल करता है बॉडी में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे न्यूज में था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्केप मार्स मिशन। स्केप मार्स मिशन के बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है। अभी न्यूज में था, न्यूज में इसलिए था कि हाल में जो ब्लू ओराइजन है उसने नासा के जो स्केप पैड जो मिशन है उसको मंगल की ओर क्या किया है, रवाना किया है या इसको लॉन्च किया गया है। इस वजह से यहाँ पे न्यूज में था। ये सब मिशन के बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट देख लो, शायद आपने पढ़ा हो तो आप अटेंड करो। स्केपैड इज ए नासाज फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड मल्टी स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटर साइंस मिशन टू मार्स। तो स्केपैड है नासा का मंगल के लिए पहला समन्वित मिशन है। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि इट ट्विन ऑर्बिटर, इसके दो ऑर्बिटर हैं ब्लू एंड गोल्ड, विल मेक साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्स मैग्नेटोस्फीयर। तो ये दो जो कक्षीयान है ब्लू और गोल्ड, वो जो मैग्नेटोस्फीयर है मार्स का, उसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है द मिशन इज लॉन्च अंडर द नासा आर्टेमिस लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो पहले और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात जो यहाँ पे की जा रही है ना कि जो इसके पास जो मिशन है वो नासा का है, और मल्टी जो बात यहाँ पे की जा रही है, क्या बात की, जो मल्टी स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर मिशन, ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। अब ये क्या होगा, ये जो मिशन लॉन्च किया गया है ना, तो ये जाएगा और सन का जो लिग्रेजन पॉइंट है L2, जैसे अर्थ है या सन का, यहाँ पे क्या होता है लिग्रेजन पॉइंट, जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस रखता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर L1 L2 L3 L4 4-5 पॉइंट इसके देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी और जो चांद है उसका गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच में रहता है। यहाँ पे एनर्जी उतनी कंज्यूम नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ समय तक ये मिशन रहेगा। उसके बाद जैसे ही उसे लगेगा कि भाई मंगल में जो कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर होगी, तो यहाँ से रवाना होगा और मंगल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो लगभग 2026 तक अगर आप बात करें तो मंगल की तरफ बढ़ेगा। ये यहाँ पे न्यूज में था। अब मंगल में जो सोलर विंड्स है, जो मैग्नेटोस्फीयर है, उन सबकी स्टडी करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब ये जो मिशन है, तो ये मिशन नासा के सिंप्लेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो नासा के कार्यक्रम कौन सा, सिंप्लेक्स है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आर्टेमिस भी कार्यक्रम है, लेकिन आर्टेमिस ये प्रोग्राम नहीं है, आर्टेमिस के अंतर्गत ये नहीं आता। ठीक है, तो ये किसके अंदर, सिंप्लेक्स के अंतर्गत आता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, तो पहला दूसरा एकदम बात यहाँ पे करेक्ट है, सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर। हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। इसके बारे में स्टेटमेंट है, न्यूज़ क्यों था ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक हैं, या उनके जो उन्होंने क्या घोषणा की कि भारत में 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे। कितने, 4 हाइड्रोजन वैली क्लस्टर। स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसके बारे में स्टैटिक भी देखेंगे। HVIC जिसे बारे में बोला जा रहा है, हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर, इसका लक्ष्य क्या है, बिल्ड करना फुल ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन फ्रॉम प्रोडक्शन टू यूटिलाइजेशन। तो HVIC का पर्पज क्या है, उत्पादन से उपयोग तक, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन बढ़ाना, साथ ही इसको उपयोग में भी लाना, ये यहाँ पे पर्पज होगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि दीज क्लस्टर्स आर बीइंग एस्टेब्लिश अंडर द NGHM। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इन मिशन को यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि जो सभी
ऑल HBIC बीइंग सेटअप एक्सक्लूसिवली इन कोस्टल स्टेट, सभी HBIC केवल तटीय राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं। ये इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको यहाँ पे बताना है। सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पे इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बोला जा रहा है सभी तटीय राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं, ये बात यहाँ पे गलत है। 4 जगह स्थापित किए जा रहे हैं। तो अगर पुणे में देखो, ठीक है ना, राजस्थान का जोधपुर है, ठीक है ना, जोधपुर है, यहाँ जोधपुर देखो, भुवनेश्वर में देखो, भुवनेश्वर देखो, और केरल में भी ना अगर इनलैंड एरिया में यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो जो ये बोला जा रहा है कि सिर्फ तटीय राज्यों में, तटीय पर नहीं, तो इनलैंड और कोस्टल दोनों रीजन में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, ये अलग बात हो गई, गलत कराने वाली बात होगी। चलो इसको गलत करवा देते हैं, 1-2 स्टेटमेंट सही है। अब स्टैटिक क्या है अगर देखो, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आपने सुना होगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, तो इसका पर्पस क्या होता है? तो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको यूज करना, तो 4 पर्पज होता है। अगर हम बात करें ग्रीन HBIC जो मिशन है, अब इसके अंदर जो HBIC मिशन है, इसको बजट एलोकेट किएगा 485 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका पर्पज ये था कि हम क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में एक इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे, जिसमें रिसर्च फैसिलिटी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सबको भी फोकस किया जाएगा। अब इसकी जो सबसे पहले अगर हम बात करें, थॉट किसने रखा था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने रखा था। बाद में अगर हम बात करें, इसको शामिल किया गया, पहले से एक चला रहा था प्रोग्राम था NGHM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस प्रोग्राम में बाद में इसको शामिल कर लिया गया, जो पहले से ऑलरेडी चल रहा था। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? आपको पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारत शिफ्ट कर रहा है, उसके संबंध में भारत ने बहुत सारे टारगेट, एक तो NDC टारगेट आपको पता होगा, पंचामृत टारगेट लिया जहाँ पे भारत का लक्ष्य है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना। तो उसमें क्या काम है? उसमें काम ये है कि जो एनर्जी सेक्टर है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंसी उसकी रखेंगे, और जो फॉसिल फ्यूल उसका बर्निंग कम करेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन उसकी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाना भी आसान है, और अगर हम बात करें कंपेरेटिव, अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा बनाया जा सकता है। और इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रक्रिया है उसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर दिया जाता है। बेसिकली H2O देखते हो आप, है ना। तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है, और इसका बाई प्रोडक्ट में वाटर निकलता है, लेकिन एनर्जी इसके क्या कर जाती है? प्रोडक्शन इसका होने लगता है। तो ये चीज़ आपको ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में थोड़ा सा जानना था। स्टेटमेंट आपने HBIC के बारे में देख लिया जो न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओमेन ड्रोन। ओमेन ड्रोन के बारे में कुछ यहाँ पे ना स्टेटमेंट गलत हो गया। एक्चुअली क्या जो फॉर्मेट करते हैं भैया आज थे नहीं, तो मुझे खुद ही फॉर्मेट करना पड़ा, तो ये क्या है थोड़ी बहुत चीज़ें गड़बड़ देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो ओमेन ड्रोन है उनके बारे में स्टेटमेंट है कि द ओमेन ड्रोन यूज बाय हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम। ओमेन ड्रोन एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम का यूज करता है। न्यूज में क्यों था कि अमेरिका की जो एंड्रूल कंपनी है और UAE की जो गवर्नमेंट कंपनी एज ग्रुप है, वो अबू धाबी में 50,000 स्क्वायर फीट एरिया में एक ओमेन ड्रोन प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ओमेन ड्रोन प्रोजेक्ट, इसका पर्पज क्या कि ड्रोन का निर्माण कर। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट कैन ऑपरेट इन बोथ वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एंड एयरप्लेन स्टाइल फ्लाइट मोड। यह VTOL और विमान शैली उड़ान दोनों मोड में उड़ सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि द ड्रोन इज बीइंग जॉइंटली डेवलप बाय US एंड जापान। इस ड्रोन को US और जापान के द्वारा इसे सम्मिलित रूप से डेवलप किया गया है। तो आपको ये तो पता चल गया कि मैंने बताया कि ओमान में हो रहा है, तो ओमान के साथ और US का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। तो ये तो बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि जापान डेवलप कर रहा है। इस बेसिस पर आंसर तो आपने निकाल लिया, लेकिन और भी चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ और डिफिकल्ट स्टेटमेंट बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो दोनों कंपनी के बारे में, अब जैसे ये पूछा जा सकता है कि इसका पर्पस सोलली अगर हम बात करें किसके संबंध में, मिलिट्री ड्रोन बनाने के लिए, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों टाइप के ड्रोन यहाँ पे बनाए जाएंगे। जैसे कि सिक्योरिटी के संबंध में, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में चीज़ों को बेहतर और किया जा सके। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये ट्विन रोटर एक टाइप का ड्रोन होगा, ठीक है ना, जो उड़ान भरता है उतरता है और 10 फीट लगभग ऊंचा रहेगा, ठीक है। तो और भी कुछ स्टेटमेंट इसके बारे में है, लेकिन क्योंकि भारत का प्रोजेक्ट ऐसा होता तो हम डिटेल में उसके बारे में देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बस यही पता होना चाहिए कि हाँ किसके साथ प्रोजेक्ट हो रहा है, या ये स्टेटमेंट काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनवार मिसाइल के बारे में। इनवार मिसाइल के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे न्यूज में क्यों था कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने हाल में जो BDL है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके साथ 2,095 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जो INVR एंटी टैंक मिसाइल हैं, इनकी खरीद करने का वो किया है, समझौता किया है, जिसका पर्पज़ क्या है कि जो T-90 टैंक हैं, है ना, उनकी क्षमता को और बढ़ाया जा सके। तो किस मिसाइल के बारे में? INVAR मिसाइल के बारे में बात हो रही है। अब ये INVAR एक तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM जिसको बोला जाता है। जैसे टैंक प्लेटफॉर्म से लगाया जाता है टैंक से, और उसको क्या किया जाता है? दागा जाता है। जो सामने वाले
शत्रु के जो टैंक होते हैं उनको नष्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो इसमें एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम कहा जाता है, उसे बोले थे ERA क्या होता है, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। यह शत्रु टैंकों को नष्ट करने की क्षमता यहाँ पे रखता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा, इसका वजन अगर हम बात करें तो 18 किलोग्राम के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसकी रेंज 5000 मीटर तक है, तो 5 किलोमीटर तक की रेंज है ना, तो रेंज भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। स्टेटमेंट देखते हैं कि NBR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर्ड फ्रॉम द बैरल T90 टैंक। यह बात एकदम करेक्ट है कि बैरल T90 टैंक से इसे लॉन्च किया जाता है। दूसरा, इट यूजेस सेमी ऑटोमेटिक लेजर बीम गाइडिंग मिसाइल, यह अर्ध स्वचालित लेजर बीम गाइडिंग मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज इंडिजिनसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्स इंटायरली इन इंडिया, यह पूर्णतः भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन व निर्मित की गई मिसाइल है। अब अगर जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट में लग रहा है। डाउट में इसलिए लग रहा है कि हो सकता है किसी और देश ने मदद की हो। तो बेसिकली कर देखें तो ये इंडिजिनस नहीं बल्कि किसके द्वारा डिजाइन किया गया, रूस के द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया, रूस के द्वारा डिजाइन किया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तो सब कुछ जान गया आपने कि NBR किस में यूज होगा, कहाँ यूज होगा, किसने बनाया, किस तरह का सेमी ऑटोमेटिक किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बारे में FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको बताना है, चर्चा में था। अब ये जो क्या नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो चर्चा में इसलिए था कि हाल में एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो स्पेशलिस्ट उन्होंने कहा कि FTR का जो उपयोग है, FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका यूज कहाँ हो सकता है, तो पोस्ट ब्लास्ट फोरेंसिक की जो जांच होती है उसमें यूज होता है। और इसके बारे में उन्होंने बताया किस तरह किसकी प्रणाली है, इंफ्रारेड यूज कैसे किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है, अगर हम बात करें तो पोस्ट ब्लास्ट जो फोरेंसिक एनालिसिस है या पोस्ट ब्लास्ट जो जाँच होती है उसके संबंध में इसका यूज किया जाता है, इस कीवर्ड का। तो FTR आइडेंटिफाई, स्टेटमेंट देखते हैं चलिए। FTR आइडेंटिफाई केमिकल कंपाउंड बाय एनालाइजिंग मोलिकुलर वाइब्रेशनल मोड। FTR आणविक कंपन और विश्लेषण करके रासायनिक यौगिक को पहचान करता है, यह बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, इट इज यूजेस टू स्टडी इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल्स, यह अवरक्त अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, FTR कैन ओनली एनालाइज लिक्विड सैंपल्स एंड कैन नॉट स्टडी गैसेस, यह केवल तरल नमूनों का विश्लेषण करता है, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें सही आंसर, आई थिंक मुझे लगता है कि 1 और 2 ही होगा सही आंसर, फिर भी एक बार थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, A 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बात यहाँ पे की जा रही है केवल जो तरल नमूने हैं या लिक्विड, इसका यहाँ पे क्या करता है, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों के संबंध में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 के इसके बारे में पेनगंगा रिवर के बारे में न्यूज़ क्यों थी, आइए देख लेते हैं। तो न्यूज़ इसलिए थी कि हाल में जो सहस्त्रकुंड वाटरफॉल है उसके पास पेनगंगा के तेज बहाव में 4-5 लोग मर गए हैं, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। तो पेनगंगा रिवर न्यूज़ में आ गई। पेनगंगा महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती थी, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, प्रमुख नदी है। और ये किसकी ट्रिब्यूट है, वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी है सॉरी, वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं कि इट इज़ द, चलिए ये ले पहले, द पेनगंगा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अजंता रेंज ऑफ महाराष्ट्र, अजंता रेंज महाराष्ट्र से इसका उदय होता है। दूसरा, इट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा बनाती है, कृष्णा प्रणाली की सहायक नदी है। स्टेटमेंट में तीसरा स्टेटमेंट देखिए एकदम इनकरेक्ट है, कृष्णा प्रणाली की नहीं बल्कि कावेरी की सहायक नदी है। पहले तो ये आप यहाँ पे याद रखिए। अब इसका उद्गम मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे पहले स्टेटमेंट दिया गया है कि औरंगाबाद जिले में अजंता पहाड़ी में होता है, ये तो बात यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बुल्ढाना में जाती है, बुल्ढाना प्रवेश करती है, वसीम डिस्ट्रिक्ट से बहती है, तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से बहते हुए नांदेड़ और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा के साथ बहते हुए वर्धा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और वर्धा नदी वेनगंगा से मिलकर प्राणहिता बनाती है। तो मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेनगंगा जो जा रही है, ये पेनगंगा गई, ये कहाँ पे मिली जाके, ये वर्धा मिल गई जाके। सपोज करिए वर्धा आ रही है, एक्स मान लेते वर्धा आ रही है, तो ये किस में जाके मिल गई, वर्धा मिल गई। अब वर्धा नदी आगे जाके किस में मिलती है, वर्धा नदी आगे जाके वेनगंगा मिलती है, किस में मिल गई, सपोज करिए यहाँ से वेनगंगा आ रही है, लेट सपोज, तो वेनगंगा मिलती है। तो ये इसको कंप्लीटली क्या बोला जाएगा, प्राणहिता बोला जाएगा, प्राणहिता बोला जाएगा। और ये प्राणहिता किस में जाके मिलेगी, गोदावरी में मिलेगी, ठीक है ना।
तो गोदावरी का ये पार्ट है। जो पहला स्टेटमेंट मैंने जो यहाँ पे कावेरी बोल दिया था, आई थिंक वो इनकरेक्ट है, कृष्णा नहीं, बल्कि अगर आप देखें गोदावरी का पार्ट है, ठीक है। गोदावरी आपको पता है कि साउथ की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। अब ये जो नदी तंत्र है पेनगंगा नदी तंत्र, इसकी लगभग लंबाई 600 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये भी बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें सही आंसर हो जाए 1 2, यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नासा सिम्प्लेक्स प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नासा का जो रिसेंट जो प्रोग्राम है जिसको बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे, कौन से स्टेटमेंट है, क्या कहाँ गया यहाँ पे, कहाँ गया, इसके पार्ट जो मार्स मिशन है, ये किसका पार्ट है, तो ये इस मिशन का पार्ट है, नासा सिम्प्लेक्स प्रोग्राम का। नासा सिम्प्लेक्स जो प्रोग्राम है आर लो कॉस्ट प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन, तो कम लागत में ये ग्रह का अन्वेषण करने वाला मिशन होता है। इसके पैड सिम्प्लेक्स के अंतर्गत स्वीकृत पहला द्वि ऑर्बिटर मिशन है। तो जो इसके पैड मिशन है वो नासा का जो सिम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसके अंतर्गत पहला डुअल ऑर्बिटर मिशन है, अप्रूव किया गया है। तीसरा, सिम्प्लेक्स मिशन आर रिक्वायर्ड टू यूज ओनली हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, सिम्प्लेक्स मिशन केवल भारी उठान प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करता है, ठीक है। इन तीनों में सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सिर्फ भारी ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो हर टाइप का वो यूज में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डिटेलिंग ऑलरेडी हमने कर रखी है, बाकी डिटेलिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, सिम्प्लेक्स स्मॉल इनोवेशन मिशन ऑफ प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन इंटरप्लेनेटरी साइंस मिशन यूजिंग स्मॉल एयरक्राफ्ट। इसके बाद इज मेजर अप्रूव्ड मिशन अंडर दिस प्रोग्राम। सिम्प्लेक्स मिशन इज टिपिकली यूज स्मॉल कॉमर्शियल लॉन्च नॉट हैवी रॉकेट। तो ये इस वजह से अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।